नमस्कार। न्यूज़ 13 की टीम आज पहुंची है कपकोट विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र लीती में। और लीती में हमारे साथ इधर समाज सेवा का काम करते हैं, राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हैं। भूपेंद्र कोरंगा जी हैं। अभी अच्छा इन्होंने अपना जनाधार बनाया, एक अच्छी पहचान है इनकी। बीच में बहुत संघर्ष भी किया है यहाँ के क्षेत्र के लिए इन्होंने। तो कोरंगा जी हमारे साथ हैं, जानते हैं इनके संघर्षों से कुछ परिणाम निकला, नहीं निकला बीच में। नमस्कार कोरंगा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 13 पर। नमस्कार। सर्वप्रथम न्यूज़ 13 के सभी न्यूज़ चैनल के लोगों का और दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और सभी को नमस्कार प्रणाम कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से हमारा ये बागेश्वर कपकोट विधानसभा का दूरस्थ गांव लीती है, तो यहाँ पर संसाधनों की कमी ना होने की वजह से कहीं न कहीं हमारा जो क्षेत्र है आज 21वीं सदी में भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा रह चुका है। हाँ, वही अब आपने सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे, बीच में आपने एक नंगे पाँव यहाँ से पैदल यात्रा करी थी। जी। उस यात्रा का क्या संघर्ष का परिणाम क्या निकला आपका बागेश्वर तक जाके? देखो, जो हमने पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने नंगे पैर पैदल यात्रा क्यों हम लोगों ने निकाली। उसका सबसे बड़ा जो कारण है, आज डिजिटल युग की हम लोग बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की हमारी सरकार आज बात कर रही है। लेकिन आज 21वीं सदी के इस डिजिटल युग के अंदर आज कपकोट विधानसभा का जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, लीती ग्राम सभा ही नहीं बल्कि कपकोट के कई लगभग 85% ऐसी ग्राम सभाएँ हैं जहाँ पर इंटरनेट और संचार की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं है। जिस वजह से हमारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी बाधा इसमें पहुंच रही है। टूरिज़्म के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बाधा डालने का काम इंटरनेट कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए हम एम्बुलेंस नहीं बुला सकते क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा पीड़ा, एक बहुत बड़ी वेदना हमारे दिल के अंदर है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट और संचार की व्यवस्था नहीं है। तो इससे पीड़ित होकर के हम लोगों ने पिछले कई सालों से, क्योंकि जब सन 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो प्रत्येक पार्टियों का एक एजेंडा था कि चुनाव जीतने के बाद जो है हम 3 महीने के अंदर कपकोट के पूरे गाँव को संचार और इंटरनेट से जोड़ देंगे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज 5 साल होने को हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कपकोट के कई गाँव जो है इंटरनेट से अछूते हैं, और जिसको लेकर के समय-समय पर मैं जो है शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाते आया। और जब हम लोग परेशान हुए इसको लेकर के, शासन प्रशासन ने कोई भी प्रतिक्रिया हमको सकारात्मक रूप में नहीं दी, तो तब जा कर के मजबूरन इस सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार को आईना दिखाने के लिए जो है, हमने 60 ही किलोमीटर कपकोट का जो अंतिम गांव है, जो बॉर्डर से लगा हुआ है तिब्बत की, कीमो गांव से जो है हमने इसकी शुरुआत करी और 3 दिन की हमने नंगे पैर पैदल यात्रा करी। लेकिन इसका परिणाम भी हमको पूरी तरीके से संतोषजनक अभी तक नहीं मिला है। हालाँकि हम इससे संबंधित जो विभाग हैं, यहाँ पर जो जियो है, जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल ने साफ-साफ हमको लिखित रूप में ये दिया कि बीएसएनएल के पास में जो नए टावर लगाने के लिए और जो टावर पहले से लगे हुए हैं उनको अपग्रेड करने के लिए उनके पास में पैसा नहीं है, ये उन्होंने लिखित रूप में दिया। तो कहीं न कहीं हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि ये हमारी चीज़ों को बेचने का काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से इन्होंने बीएसएनएल को नज़रअंदाज किया है, और आज भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस बन रहे हैं, करोड़ों का खर्चा उसमें आ रहा है, रैलियों में करोड़ों अरबों का खर्चा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि ये बीएसएनएल को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग जो है, हमारे जो गाँव हैं, वो कहीं न कहीं जो है अछूते हो रहे हैं। अभी आपने नहीं, अब चमोली में इसमें देखा 20 होगा। 20 साल हो गए हैं। हाँ, 20 अभी चमोली में इसमें आपने देखा भारतीय होगा। जनता पार्टी इस टाइम पे सरकार है, चलो उनको जी, दोषी मानते हैं, उनकी सरकार है। जी, लेकिन जिनकी पिछली सरकार थी, जो पहले वाले विधायक थे, जी। उन्होंने भी कितना कुछ कर दिया। अगर कुछ किया होता तो कुछ कुछ तो मिला होता नहीं, आपको। बात आपकी सही है। आज 21 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएँ, चाहे शिक्षा की अगर हम बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, चाहे हम संचार की अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक संतोषजनक काम पूरे उत्तराखंड के अंदर पिछले 21 साल में जितनी भी सरकारें बनी हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किया है हाँ, संतोषजनक मैं काम। वही कह रहा हूँ, और सरकारें ये तो देखो 1 टू 1 बनी है। जी, कांग्रेस आई है, बीजेपी आई है, जी, बीजेपी आई है, कांग्रेस आई है, जी। और ऐसे ही विधायक भी रहे हैं। पहले कांग्रेस के, फिर बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी। तो काम तो दोनों में से किसी ने नहीं किया, अगर ये सब हुआ है तो। नहीं, अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन मेरे को जितना मेरा आकलन है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, क्योंकि अभी उम्र में भी मैं काफ़ी छोटा हूँ, लेकिन मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि पूर्व में जो कपकोट के यहाँ पे आदरणीय जो विधायक जी थे, तो उनके माध्यम से जितने भी यहाँ पे काम हुए हैं, ठीक है, अलग-अलग जगह पे जितना वो, हालाँकि बहुत बेहतर काम हो सकता था, क्योंकि 5 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है, जिसमें जो है बहुत सरकारें बहुत बड़ा-बड़ा काम करती हैं, लेकिन जो काम पिछले कार्यकाल में पिछले जो हमारी सरकार थी, जो छोड़ कर के गई थी, वो कहीं न कहीं आगे, आप अगर मैं बड़ा एग्ज़ाम्पल अगर अपने गाँव का ही दूँ, तो बीएसएनएल का टावर जो है सन 2013 में लग चुका था।
सन 2013 में जब बीएसएनएल का टावर लगा, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वो 4G नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं जो वर्तमान की सरकार थी, इसको जो है आगे बढ़ाने का काम उन्होंने करना चाहिए था। हमारे लीती के अंदर जिस गाँव में से मैं आता हूँ, तो पिछली सरकार में जो है 10 से लेकर के 12 तक उच्चीकरण जो है विद्यालय का करा गया। लेकिन वर्तमान की सरकार की एक दायित्व ये बनना चाहिए था कि वहाँ पर वो अध्यापकों की नियुक्ति करें, लेकिन वो नहीं किया। तो कहीं न कहीं जो है वर्तमान में, क्योंकि मैंने भी जो है अपना सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर काम करने का जो मेरा जो तजुर्बा है वो पिछले 5-7 सालों से है, और जो ये 5-7 सालों में मेरा जो आकलन है उसमें कहीं न कहीं ये जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वर्तमान के यहाँ के जो विधायक हैं या जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैं ही नहीं, प्रत्येक युवा बड़ा दुखी है इससे। अभी अब ये भी होगा कुछ ऐसे भी लोग होंगे, आपको नेटवर्क तो नहीं मिल पाया यहाँ पे, सड़कों की दुर्दशा है, वो भी छुपी नहीं है। यहाँ से कोई एक गाड़ी नहीं है जो बागेश्वर सीधे जाए, या रामनगर हल्द्वानी की तो बहुत दूर की बात है। जी, जी। ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। जी, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। यहाँ पर अगर कोई मतलब, हालाँकि अपने ज़रूरत के लिए तो देखो ऐसा है कि यहाँ पे लोग गाड़ी बुक करके भी चले जाते हैं, लेकिन वो एक अलग मसला है। लेकिन लगातार जो आवाजाही ट्रांसपोर्ट की होनी चाहिए थी, जिससे हमारा पर्यटन भी बढ़ता और तमाम अन्य क्षेत्रों में उसमें डेवलपमेंट होता, वो इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सड़कों में बड़े गड्ढे हैं और कई सारी इस प्रकार की नहीं, जो कोई समस्याएँ हैं। रोडवेज या केमू की कोई बस भी नहीं है ना जो हाँ, हल्द्वानी या वहाँ ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था, बस होना चाहिए था, लेकिन हमको जो है बागेश्वर से ही बस मिलती है। यहाँ से जो है हमको लोकल गाड़ियों में जाना पड़ता है, जिसका टिकट भी बहुत ज़्यादा महँगा है। आप ये मान के चलो, यहाँ से 60 किलोमीटर बागेश्वर है। अगर किसी को बागेश्वर जाना है और वहाँ से आना है, तो लगभग 1500 रुपया उसका खर्च हो जाता है। अगर वहीं यहीं पर अगर केमू स्टेशन होगा, और इसके लिए मैं जो है वर्तमान की सरकार को भी दोषी कहूँगा, और पूर्व में भी जो यहाँ पे सरकार थी कपकोट के अंदर, जो भी विधायक जी थे, दोनों यहाँ पर दोषी हैं इस मामले में। दोनों ही क्योंकि बराबर के दोषी। बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं कपकोट इतना दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ पर 4-5 तो लगभग सरयू घाटी है, हमारा रामगंगा घाटी है, लगभग हर एक घाटी में एक बस तो होना चाहिए था। इससे क्या है कि क्योंकि यहाँ पर आमदनी बहुत ज़्यादा तो है नहीं, अब आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 1500 रुपया खर्चा आ जाता है एक व्यक्ति का, और यहाँ पर आमदनी ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। तो उसको एक बार अगर जाना है, और वहाँ पर भी अगर उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने जाना है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में बन जाएगा, और गाड़ियाँ वहाँ जा कर के फिर वापस आ जाती हैं उसी वक़्त। पलायन रोकने की जो बात आती है, वो यहीं पे आके खत्म हो जाती है। अगर यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, सुविधा नहीं है, पलायन कैसे रुकेगा? बिल्कुल, पलायन का सबसे बड़ी समस्या यही है, संचार का ना होना, शिक्षा का ना होना, अच्छी सड़कों का ना होना और स्वास्थ्य का ना होना। इस वजह से लोग आज यहाँ पर पलायन कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पलायन यहाँ पर रुक जाएगा, अगर यहाँ पर संसाधन जुड़ जाएँगे, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, तो कहीं न कहीं पलायन रुक जाएगा ऑटोमैटिकली। रुकेगा। एक और आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। अभी आप बीच में आपने मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में घोषणा कर दी थी कि मैं यही संचार व्यवस्थाओं के लिए आप इतने दुखी हो गए कि आपने मैं आत्मदाह कर दूँगा। जी। तो क्या हुआ उस दिन? क्या आपको निर्णय मिला? आप मुख्यमंत्री साहब से मिले, नहीं मिले? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है कि जब भी कहीं पर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की दिक्कतें जब होती हैं, तो हम वर्तमान का जो शासन है, वर्तमान के जो शासन में बैठे लोग हैं, उनसे हम लोग सवाल पूछते हैं, उनसे हम लोग माँग करते हैं। और पिछले कई सालों से जब हम संचार सुविधा को लेकर के माँग कर रहे हैं, और मार्च में, इसी साल मार्च में भी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, मैंने एक ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री महोदय को। उसमें भी मैंने ये बात लिखी थी कि अगले 15 दिन के अंदर यदि सकारात्मक प्रक्रिया यहाँ पर आप चालू नहीं करते हैं संचार सुविधा को चालू करने के लिए, तो मैं आत्मदाह करूँगा। तो उसके लिए भी मेरे घर में पुलिस आई, कई सारी चीज़ें हुई, मुझे झूठा आश्वासन देने का काम किया और मेरे बयान को वापस लिया। अब सवाल ये है, अब हमने आज लगभग 10-12 महीने लगभग हो चुके हैं, तो आज भी जो है हम लोगों ने मजबूरन एक तो पैदल यात्रा करी, उसके बाद भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, जबकि बीएसएनएल के अधिकारियों ने और जियो के अधिकारियों ने हमको ये बोला गया था, और हमारे जो शासन है, उस प्रशासन है, उसने हमको ये बोला था कि अगले 15 दिन के अंदर हम लोग इस पे कार्रवाई शुरू कर देंगे। जब 20-25 दिन हो गए और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पे दौरा था, तो हमने एक सही में मैंने ये डाला था उसमें कि मैं एक जो है ज्ञापन लेकर के जा रहा हूँ, और मुख्यमंत्री जी अगले 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करें। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मुख्यमंत्री के पास में इतना तो पावर होता है कि अगर वो एक फ़ोन करेगा, तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है संचार सुविधा चालू हो सकती है, और यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। 2 टावर ऑलरेडी बने हैं, एक को 4G में अपग्रेड करना है बीएसएनएल के टावर को, और दूसरे की कनेक्टिविटी चालू करनी है, बस यही मसला है। अब मैंने वहाँ पे यही लिखा कि अगर 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैं जो है आत्मदाह करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है
कि लोकतंत्र में जैसे आपको बोला एक पूरी तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या ही मैं इसको कहूँगा कि हमको जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने ही नहीं दिया गया और हमको पहले ही रोक दिया गया और मुख्यमंत्री जी का जब तक वहाँ पर कार्यक्रम था शाम के 3-4 बजे तक, तब तक हमको जो है थाने में ही नज़रबंद किया गया। तो कहीं न कहीं ये हमारे सरकार का जो निरंकुश व्यवहार है, ये हमारी सरकार का जो जनता के लिए गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है, कहीं न कहीं ये सब कुछ जो है जग ज़ाहिर होता है इस पूरे प्रकरण से। ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब युवा हैं, अपनी समस्याओं को लेके मुख्यमंत्री जी से जाना चाहते हैं तो इनको नज़रबंद कर दिया जाता है। संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी समय से अपने क्षेत्र के लिए और लड़ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। बात इनकी अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, जहाँ बेरोज़गारी वाली बात आती है, सब कुछ होती है, पलायन की बातें आती हैं। आखिर ये यहाँ पे कैसे रह पाएँगे? आप एक संचार सुविधा नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते 20 साल में। और अब दुर्भाग्य ये भी है इस 20 साल में ये राज्य की सारी व्यवस्थाएँ तो वहीं की वहीं रहेगी। मैं तो समझता बल्कि उल्टा यूपी के बाद और गर्द में गई हैं, ऊपर नहीं आई हैं दूरस्थ क्षेत्रों की व्यवस्थाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तब भी उस टाइम पे उत्तर प्रदेश क्योंकि मेन जो मोटिव था वो पहाड़ों का विकास था। पहाड़ के लोगों का ये कहना था क्योंकि मैं जब पुराने लोगों के साथ बैठता हूँ जिन्होंने आंदोलन किया उत्तराखंड बनने को लेकर के, तो वो कहते थे कि पूरी तरीके से विकास नहीं पहुँच पाया यहाँ। तो मैं बड़ा हैरान कि यार 21 साल तो हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए लेकिन फिर भी कहाँ विकास पहुँचा है। तो कहीं न जो कहीं उत्तराखंड जब बना था, जो बच्चा उस टाइम पे पैदा हुआ होगा, वो इस बार पहली बार अब वोट डालेगा। वो बालिग हो गया है, वोट डालने के लिए तैयार है, राजनीति के लिए नेता बनाएगा अपना। लेकिन राज्य दिन प्रतिदिन व्यवस्थाओं के मामले में ज़ीरो है। यहाँ बस चारों तरफ अगर बात होती है, गाँव में जाते हैं, कि सभी लोगों का एक ही मानना है कि इस राज्य में केवल नेताओं का विकास हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। इस बात को आप भी मानते हैं? हर नहीं, युवा एक ही इस बात बात बोलता को है। मैं भी मानता हूँ और जिस प्रकार से अभी हमारा जो प्रदेश है, वो एक युवा प्रदेश है और जिस प्रकार से यहाँ पर युवा मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमको दिक्कत तब है जब हम युवाओं की आवाज़ को यहाँ पे दबाने का प्रयास किया जा रहा है और अभी हल्द्वानी और मेरे साथ में खुद ऐसा हुआ है कि कई बार हमारी आवाज़ को दबाने का जो है यहाँ पर प्रयास किया गया है और एक चीज़ यहाँ पर बड़ी संकीर्ण मानसिकता लोगों की है। ख़ास तौर पे युवाओं में ये मैं कम देख रहा हूँ लेकिन जो बड़े लोग हैं जो उम्र में मतलब मेरे से एक स्टेप ऊपर के जो लोग हैं, उनके अंदर एक बड़ी कट्टरता है। आज यदि क्योंकि अपनी-अपनी एक विचारधारा है, कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, कोई कांग्रेस से जुड़ेगा, कोई आम आदमी पार्टी से और तमाम अन्य दलों से जुड़ेगा। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ क्योंकि उत्तराखंड का आपका जो चैनल है, वो एक बहुत बड़ा चैनल है, पूरे उत्तराखंड के लोग इसको देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि चाहे भू कानून की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे उत्तराखंड में जो भी मूलभूत सुविधाएँ जो हमारे पहाड़ों तक अभी तक नहीं पहुँची, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के बात हो, हम लोग एक पार्टी भावना को पीछे छोड़ कर के उस आवाज़ को मिल-जुल करके बुलंदी से उठाने का हम लोग काम करें। क यहाँ पर हम ये ना सोचें अगर एक कांग्रेस का व्यक्ति किसी मुद्दे को लेकर के काम कर रहा है, किसी मुद्दे को अगर उठा रहा है, तो वहाँ पर हम ये ना सोचें कि भाई ये इसका बस राजनीतिक लाभ ही होगा। वहाँ पर हम लोग एकजुटता से क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे साथ में ऐसा खुद प्रकरण हुआ कि जो विपक्षी दल के लोग थे, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, इवन मेरा टाँग खींचने का काम उन्होंने यहाँ पर किया। हमारे आंदोलन को मतलब असफल बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दी। तो कहीं न कहीं यदि वो साथ में मिल कर के इस नेटवर्क की माँग को लेकर के हमारे साथ में आते, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान की सरकार को झुकना पड़ता। मतलब आप ये इसमें ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्र की जनता है, वो राजनीतिक दल से चाहे कोई किसी से भी जुड़ा है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट सब हो लोग जाए। एकजुट होकर के बिल्कुल। आवाज़ उठाएँगे, जाएँगे तो फिर ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, यही मेरा मानना है और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल का और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे लोग मुझे अच्छा एप्रिसिएशन देते हैं और तभी जाकर के मुझे एक हिम्मत बढ़ती है और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब। तो ये थे कोरंगा कोरंगा जी। ये काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, क्षेत्र में रह रहे हैं, अच्छी बात भी है। और इनकी एक अच्छी सोच ये है कि हर आदमी जो भी यहाँ पे रह रहे हैं, संघर्ष झेल रहे हैं गाँव में रह कर के, दलगत राजनीति से उठ करके क्षेत्र के विकास के लिए एक साथ एकजुट होकर के संघर्ष करें, तो शायद उसका परिणाम ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद।